हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जैसे कि आप जिस टाइम पे बेटा आपको टाइम मिल रहा है, आप वीडियो देख रहे हैं बेटा, ठीक बेटा। और बेटा अच्छे से बेटे लग रहा है बेटा। और हम लोग बेटा इस समय यानी कि क्लास 12 का चैप्टर है केमिकल काइनेमेटिक्स, उसको स्टार्ट किया बेटा, जिसमें हम लोग ऑलरेडी काफी हद तक जो है कवर कर चुके हैं। जिसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने डिफाइन किया था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, प्लस मैंने उसके आप बेस पे कुछ एग्जाम्पल करवाए थे बेटा, जो एनसीईआरटी की बेस पे क्वेश्चंस थे, प्लस कुछ जे के क्वेश्चन थे, उसमें मैंने करवाया था आपको। और आज हम लोगों का टॉपिक बेटा उसी से है, रिलेटेड टॉपिक है रेट लॉ एक्सप्रेशन से। और यहाँ बेटा जो रिएक्शन है बेटा कि नंबर ऑफ स्टेप, इसके बेस पे हम जानेंगे कि नंबर ऑफ स्टेप बेस पे मतलब कि कौन सी रिएक्शन बेटा वो है कि जो सिंगल स्टेप में होती है, कौन सी रिएक्शन वो है जो मल्टीपल स्टेप में होती है। क्लियर? हम लोगों का टॉपिक आज रहेगा इसके बेस पे। और सबसे ज्यादा जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में बेटा, अगर आप देखो बेटा एग्जाम में, तो इस वाले कॉन्सेप्ट पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप 4-5 साल में देखो बेटा नीट में या जेई में, तो आपको इस पे लगभग 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, जो एग्जाम में आईए क्वेश्चंस है। सेम रहता कॉन्सेप्ट, बस कुछ नहीं है, बस उनकी वैल्यू चेंज करके वो रिपीट करते रहते हैं। क्लियर? तो आज अपन को यही सीखना है बेटा कि इस चैप्टर के अंदर बेटा यानी कि रिएक्शन को क्लासिफाई करना उनके स्टेप पे बेस पे, कि कौन रिएक्शन मल्टी स्टेप है, कौन रिएक्शन सिंगल स्टेप है। और ये हमें कौन डिफाइन कर पाएगा? रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो टोटली क्या बेटा एक्सपेरिमेंटल क्या है कॉन्सेप्ट है। क्लियर? बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में, जो हम लोग देखा था कि उसकी बेस पे कुछ क्वेश्चन थे, यानी इसके और इसके, जो आज हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्लियर नहीं है? तो बेटा स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू। ठीक बेटा, आइए देखिए इसको। तो पहला हमारा बेटा टॉपिक है, यानी कि छोटा सा टॉपिक बेटा, इसको पढ़ के खत्म करते हैं, फिर लास्ट में इश्यू पढ़ते हैं। ठीक? हाँ, तो पहला हेडिंग डाल दीजिए बेटा। हेडिंग क्या है बेटा यहाँ पर लिखना? पहली हेडिंग बेटा यहाँ पर है कि एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन। अब बेटा एलिमेंट्री जो रिएक्शन है, इसके केवल एक ही नाम नहीं है, इसके बहुत सारे नाम है, जो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ठीक? जब क्वेश्चन देंगे तब। जैसे देखना, पहला नाम इसका है एलिमेंट्री रिएक्शन, और इसको बेटा बोल सकते हैं यहाँ पर हम लोग यानी कि सिंपल रिएक्शन। सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन बोल सकता है, या बोल सकता है सिंपल रिएक्शन बोल सकता है। एक नाम और भी बोल सकता है बेटा, यहां लिखिए बेटा, इसको बोल सकता है सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्लियर? हाँ। अगर आपको बच्चों ये नाम अगर नहीं पता है कि इस रिएक्शन को किस किस नाम से हम पुकार सकते हैं, तो फिर क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होगी पहचानने में कि एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी है और नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी है। क्लियर नहीं है? हाँ, तो इसलिए आपको नाम पता होना चाहिए बेटा, ये कि सिंपल रिएक्शन कह रहे हैं, मतलब सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन, या इसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो ये है इसके नाम यहाँ पर ये। तो अब इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको कि वो रिएक्शन जो केवल एक ही स्टेप में खत्म हो जाए, तो इसको किस कैटेगरी में रखोगे? यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर नहीं है? तो वो रिएक्शन जो केवल सिंगल या एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, अपन उनको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, या सिंपल रिएक्शन, या सिंगल स्टेप रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, और उसके रूल लगभग 3 या 4 रूल है, वो रूल आपको याद करने पड़ेंगे, तभी इसकी प्रॉब्लम आप आगे सॉल्व कर पाओ। ठीक? तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं इसके कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ पर। क्लियर? तो पहले यहां लिखिए बेटा, यहाँ पर इसके कुछ रूल्स है। पहला लिखना कि इट रिएक्शन, लिखना इट रिएक्शन only involve, only it reactions only occurs in single step reaction। क्लियर? अब इसका मतलब बेटा कि जो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है, तो अब यहां आपको कोई
इंटरमीडिएट मिलने वाला नहीं है। क्लियर है ये? तो रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा क्योंकि एक ही स्टेप में होने वाली क्या रिएक्शन है। क्लियर है ये? तो पहला पॉइंट यहाँ पर बेटा है कि ये रिएक्शन क्या बेटा, ये यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन है। पहला पॉइंट ये होना चाहिए आपके पास। दूसरा पॉइंट बेटा आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर ये लिखना, इस पॉइंट के लिए यहाँ पर ये लिखना इट reaction does not involve the any reaction intermediate। अब बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होगा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब क्या, यानी वो सब्सटेंस जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनते हैं अपन उनको बोलते हैं यानी इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट का होते बेटा ये मोस्ट ऑफ द केस होते हैं यानी अनस्टेबल होते हैं। क्लियर? जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिएक्शन के दौरान जो बीच में बनते हैं उसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो यहाँ बेटा आपको कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको आनी नजर नहीं आएगा, ठीक? क्योंकि रिएक्शन क्या है बेटा, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है पहला। और दो पॉइंट यहाँ पर होगा। और देखिए बेटा रूल इसके, आपको रूल पता होगा तो आप कोई भी चीज यहाँ पर जो है सॉल्व कर सकते हैं इसके मुताबिक, ठीक है? ये फिर लिखना कि इस रिएक्शन के लिए क्या होगा बेटा, ये कि स्टियोमेट्रिक यानी कि स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा क्या होगा, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये बेटा रूल केवल इसी रिएक्शन के लिए है यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। बाकी जो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है उसके लिए ये रूल्स नहीं है। क्लियर? हाँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इस पॉइंट को हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि कोई भी अगर स्टियोमेट्रिक है बेटा, स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो बेटा वो किसके बराबर होगा, यानी कि ऑर्डर इसके बराबर होगा अगर कोई भी बेटा ये चीज इसके बराबर है। अब स्टियोमेट्रिक आपको पता ही होगा कि किसके लेते हैं, ओनली रेक्टेंट के लेते हैं, ओनली रेक्टेंट साइड। कभी भी स्टियोमेट्रिक हम इस चैप्टर में बेटा प्रोडक्ट के नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट क्या हो रहा है, यानी अपीयर हो रहा है, हमें उनके लेंगे जो यानी रेक्टेंट से मिलकर क्या बनता है, यानी प्रोडक्ट। क्लियर? तो हम केवल रेक्टेंट की स्पीशीज लेंगे तो उनके स्टियोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के क्या होंगे, इक्वल होंगे इस एलिमेंट्री रिएक्शन में। क्लियर? हाँ, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और इस पॉइंट बेटा लगा लो ट्रिपल स्टार, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा पहचानने में रिएक्शन को। क्लियर? हाँ। फोर्थ पॉइंट लिखना बेटा, कि फोर्थ पॉइंट का यहां पर लिखना, फोर्थ पॉइंट लिखना जो मॉलिक्यूलरिटी होती है बेटा, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, वो बेटा इक्वल टू किसकी होगी, यानी ऑर्डर के बराबर होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी क्या होगी, इसके ये चीज बराबर होगी। तो इतने पॉइंट आपको पता होने चाहिए, केवल 4 पॉइंट। और सबसे ज्यादा पता होना चाहिए आपको बेटा ये, इस पॉइंट को ये लिख दिया मैंने, आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट पता होना चाहिए। प्लस बेटा आपको पता होना चाहिए कि ये है सिंगल स्टेप, चाहे आप इसको ये बोलो चाहे ये बोलो। सिंगल स्टेप का मतलब है कि कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट वहां हमको नहीं मिलेगा, ठीक, रिएक्शन के दौरान। तो ये और इसका मतलब एक ही हुआ। इसी प्रकार बेटा लिखा है कि कोई भी स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होगा वो इक्वल होगा किसके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि n के इक्वल होगा ये पॉइंट। तो इसी पॉइंट को फिर मैंने दोबारा फिर लिख दिया, इस पॉइंट को लिख दिया गया। तो इसका मतलब है ये पॉइंट, इसका मतलब एक ही मतलब बेटा मॉलिक्यूलरिटी क्या है,
मॉलिक्यूलरिटी उनको बोलते हैं बेटा जो रिएक्टेंट साइड में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं यानी प्रोडक्ट के बनाने में, क्लियर, उसको बोलते हैं। और ये बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी जीरो नहीं हो सकती, कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकती, हमेशा ये होल नंबर में होती है और एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, क्लियर ना। ये जीरो क्यों नहीं होगी बेटा, जब रिएक्टेंट ही जीरो होगा तो बनेगा प्रोडक्ट नहीं ना, इसलिए जीरो नहीं हो सकती। क्या नेगेटिव हो सकती है? नहीं। अगर नेगेटिव का मतलब है कि वो चीज वहां पर क्या अब्सेंस है, मतलब ठीक, तो नेगेटिव है, जीरो है, फ्रैक्शन में ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, होल नंबर में होती है, क्लियर, मॉलिक्यूलरिटी। तो ये सीखोगे, आगे आप सीखोगे, बस मैंने लिख दिया आपको, ये कोई एग्जाम में पूछे हुए सवाल है इसलिए आपका सिर्फ यूज किसका होगा, इसका यूज होगा, ठीक। तो ये रूल्स है बेटा आपके लिए किसके, यानी एलिमेंट्री रिएक्शन को, यानी सिंपल रिएक्शन क्या है या क्या है सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या है, पहचानने के रूल्स है। दो रूल्स है यहाँ पर, पहला रूल्स ये है और फिर ये रूल्स बेटा, ये दो रूल्स है, ऑलरेडी मैंने चार लिख दिए हैं अलग अलग लैंग्वेज में, ठीक। तो अब इसके बेस पे अब देता हूं आपको मैं क्वेश्चंस बेटा आपको, ठीक, इतना नोट करो बेटा ये। और ये चीज बेटा आपको और क्लियर होगा कि जब चैप्टर आपके कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है प्रीवियस लेक्चर के लिए, ठीक। ऑलरेडी मैं आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, रेट कांस्टेंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कंसंट्रेशन, प्रेशर, ये सब आपको मैं डिफाइन कर चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बाद अब हम अगले प्रॉब्लम यहाँ पर। जैसे देखिए बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर क्वेश्चन दिया बेटा, लिखना for given reaction, for given reaction as, यहां दिया बेटा ये 2a plus b और यहां से बनना है बेटा प्रोडक्ट बनना है, ठीक, हाँ प्रोडक्ट फॉर गिवन रिएक्शन एज 2a plus b, अब क्या बनना है प्रोडक्ट is a elementary type reaction. Find the rate law expression and order of reaction. अब आपको ये क्वेश्चंस देके बेटा अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए रेट लॉ क्या होगा प्लस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, दो कंपोनेंट इसने पूछी है इस प्रॉब्लम को देकर इसने। तो अब देखिए बेटा अगर यहां हमको अगर वो ये एलिमेंट्री पेपर में लिख के नहीं देता तो मतलब ये जो क्वेश्चन है फिर इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन को हम ये नहीं बोलेंगे कि इसका ऑर्डर कितना a का 2 है b का 1 है, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो रेट लॉ होता है ये टोटली का बेटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, क्लियर। तो इससे पहले जब एक्सपेरिमेंटल लॉ नहीं आया था तो क्या देते यानी कि इसको बोलते मैंने एक लॉ ऑफ एक्टिव मास। तो लॉ ऑफ एक्टिव मास क्या होता है यानी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देके उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर पावर लगा दी। तो बाद में पता चला कि ये रूल्स का बेकार रूल है, तो इसलिए क्या हुआ लॉ ऑफ एक्सप्रेशन, ये रूल जो है यानी वैलिड है और ये क्या 100% क्या ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो इस रिएक्शन के एलिमेंट्री के मुताबिक क्या हुआ तो इसमें जो कोएफिशिएंट होते हैं वो किसके बराबर होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होते हैं, क्लियर। तो इसलिए इसमें लिखोगे बेटा अब ये रेट क्या लिखोगे यहां पर आएगा यानी के कांस्टेंट बेटा ए की कंसंट्रेशन और ए के स्टोइकोमेट्रिक कितने बेटा ये 2 है तो 2 यहां लगाएंगे और बी की कंसंट्रेशन और बी का स्टोइकोमेट्रिक कितना बेटा मानेंगे 1 तो 1 यहां लगा देंगे, क्लियर। तो आपका जो रेट लॉ आ गया बेटा रेट लॉ आपका ये आ गया, रेट लॉ एक्सप्रेशन ये आ गया। अगर ये एलिमेंट्री नहीं बोलता तब बेटा इसको मैं रेट लॉ नहीं लिख सकता। क्यों? मुझे पता नहीं है कि रेट लॉ कौन सा है कौन सा नहीं है जब तक मुझे एक्सपेरिमेंटल नहीं बोलेगा, क्लियर। तो ये रूल सा है किसका एलिमेंट्री रिएक्शन का। तो
एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब है कि यहाँ कोई भी अब रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है, क्योंकि रिएक्शन केवल सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो गई। क्लियर? तो इसलिए अब इसका जो ऑर्डर होगा बेटा, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो कितना है बेटा ये, ए का ऑर्डर कितना बेटा ये 2 मानेंगे यहाँ पर ये, और बी का कितना मानेंगे 1। तो अब बेटा जो एन की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 3 वैल्यू आ गई, यानी कि ये थर्ड ऑर्डर का आ गया हमारे पास आ गया एग्जांपल। क्लियर? तो क्यों आ गया बेटा, क्योंकि इसके लिए बेटा क्या बताया था मैंने आपको, इसके लिए बताया था मैंने कि स्टियोमेट्रिक जो होता है बेटा कोएफिशिएंट, वो किसके बराबर होता है बेटा, वो बराबर होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। अगर ये नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन बोलता तो हम इसको नहीं लिखते, फिर गलत होता। ठीक, तो केवल ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रखेंगे कि जो स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही हमें ऑर्डर बताएंगे। ठीक, नोट करो इसको। क्लियर? तो ये बहुत ही इजी है, बस जब भी कर पाओगे जब आपको इनका रूल पता होगा आपको। ठीक बेटा, आइए देखिए आगे बढ़ते हैं, नोट करो इसको अच्छे से, बिल्कुल नॉर्मल टाइप के सवाल यहाँ पर है। ठीक बेटा, ये आइए और देखिए यहाँ पर, ये अगर यहाँ बेटा आपसे ये पूछे, जैसे कि अगर पूछे कि ऑर्डर पूछे, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या बोलोगे यहाँ पर बेटा, आने की 2 बोलोगे, क्योंकि ए का ऑर्डर कितना है 2 है। अगर ये पूछे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी का कितना बेटा ये 1 मानेंगे। ठीक, तो इसलिए जो ओवरऑल कितना ओवर हो गया बेटा, यानी थर्ड क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब क्या बेटा कि एलिमेंट्री रिएक्शन है ये। आइए दूसरा देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, यहाँ देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, जैसे एक एग्जांपल दिया यहाँ पर, ये बहुत ही आसान सवाल है ये। जैसे दिया यहाँ पर ये कोई a प्लस 3b और c, और इससे बेटा बनना है प्रोडक्ट। ठीक, हाँ, और यहाँ उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया बेटा ये जो है ये एक सिंपल क्या है, सिंपल रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है, ये लिख दिया यहाँ पर ये। फाइंड द रेट, लॉ एंड ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए बेटा यहाँ पर क्या डिट्टो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी डिट्टो कॉपी है। अब ये इन्होंने बोल दिया कि a प्लस 3b प्लस c, अब इन रिएक्टेंट्स मिलके क्या बनना है बेटा, प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हो बेटा जो रिएक्शन है ना, वो रिएक्शन केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गई है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गई, और उन्होंने मेंशन कर दिया क्या बेटा ये एक सिंपल स्टेप रिएक्शन है, मतलब क्या एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में बेटा ये रूल लिखवाया था कि जो उनके स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल होते हैं। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ये सिर्फ है एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए वैलिड है। तो आप लिख सकते हो बेटा कि इनका स्टियोमेट्रिक कितना बेटा ये 3 है, इनका कितना मानेंगे बेटा 1 मान सकते हैं, सिंगल है तो 1 मान सकते हैं, ऐसे यहां मान सकते हैं बेटा ये। तो इनको बच्चों जो बोलते हैं हम यहां लिखना है इस तरह, ये है बेटा क्या ये, यानी कि स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे इसको, स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलेंगे, ए का 1 बी का 3 सी का 1। ठीक, तो इस रिएक्शन के लिए बेटा क्या होता है, इस रिएक्शन के लिए रूल ये होता है बेटा कि जो हमारे पास स्टियोमेट्रिक होते हैं, यानी कि स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, शॉर्ट में। ठीक, स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब यानी कि n। तो इसके बराबर ये होती है, और ये रूल केवल वैलिड किसके लिए बेटा, ये सिंपल रिएक्शन यानी कि एलिमेंट्री के लिए है। तो अब हम ये भी देख सकते हैं यहां से बेटा ये कि हम देखें कि ऑर्डर किसके बराबर हो गया, यानी ऑर्डर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, ऑर्डर ऑफ ए, सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया बेटा ये, इसको ऐसे बनाइए,
ऐसे लिखना, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। तो अब बेटा ए का कितना मानेंगे यहां पर 1 मानेंगे। इसी प्रकार ऐसे लिखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बी का बेटा कितना है, ये 3 है, ए का कितना है 1 है, बी का कितना 3 है। ऐसे मान सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी, कितना मानेंगे 1। तो ओवरऑल बेटा कितना हो गया, तो लिख सकते हैं कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप लिख सकते हो बेटा ये यानी एन किसके बराबर माना जाएगा बेटा, यानी ए का ऑर्डर प्लस बी का ऑर्डर प्लस सी का ऑर्डर। ठीक, तो ए का ऑर्डर बेटा कितना है, ये ए का कितना है 1, बी का 3, सी का 1, तो कितना है 1 प्लस 3 प्लस कितना है 1। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना बेटा हो गया, वो हो गया यानी 4th ऑर्डर हो गया ओवरऑल, ए का 1, बी का 3, सी का 1। तो अब यहां से आप बेटा लिख सकते हैं रेट लॉ भी लिख सकते हैं। रेट लॉ क्या होता है बेटा, ये तो रेट लॉ होता है कि ए की कंसंट्रेशन, ए का कितना स्टोमेट्रिक यहां पर है 1 है, बी की कंसंट्रेशन, बी का कितना बेटा ये 3 है, सी का कितना बेटा ये 1 है। तो ये क्या आ गया आपका यानी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया। ठीक, ये आपको क्या गया रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो अगर मैंने 1 3 क्यों लिखी बेटा ये, क्योंकि ये केवल एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप के लिए वैलिड है, क्योंकि उसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारे पास ये वैल्यू होते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, वो हमें बताते हैं कि रिएक्शन के क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये। क्यों, क्योंकि ये रूल क्या बेटा, ये सिंपल रिएक्शन के लिए जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो ऑर्डर रिएक्शन के क्या होते हैं इक्वल होते हैं यानी सेम होते हैं। क्लियर। तो अब इसके बेस पे इस तरह के सवाल आएंगे, और ये सवाल एग्जाम में आते हैं, भले ही कम आते हैं, लेकिन नॉन एलिमेंट्री वाले सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं, बहुत सवाल आते हैं, उसी पे हमें अपना करना है, पूरा फोकस करना है। ठीक बेटा, ये तो इसी को बेटा अब इसके कुछ रूल्स हैं, ये इसके रूल्स हैं कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन है हम किसके लिए पढ़ सकते हैं, किसके लिए नहीं पढ़ सकते हैं। क्लियर। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर ये रूल्स क्या है बेटा, यहाँ पर देखिए नोट लिखना बेटा, इसके लिए नोट क्या है, ठीक नोट 500 का नोट बेटा, ठीक बंद हो गया आपका। ठीक देखिए यहाँ पर पहला रूल क्या है बेटा, यहाँ पर ये पहला रूल है। अब देखिए बेटा अगर हम रेक्टेंट ही 0 कर देंगे, अगर रेक्टेंट ही 0 कर दिया तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा ना, मतलब पता ही चला बेटा कि ये रिएक्शन 0 ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है, एलिमेंट्री रिएक्शन। दूसरा पॉइंट बताइए बेटा, क्या जो मॉलिक्यूलिटी होती है, कभी मॉलिक्यूलिटी फ्रैक्शन में नेगेटिव या 0 होती है क्या, नहीं ना। तो इसलिए सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये जो एलिमेंट्री रिएक्शन है कभी भी बेटा जो फ्रैक्शन वाली जो रिएक्शन होती हैं उनके लिए वैलिड नहीं है। क्लियर है, ये 2 पॉइंट है। क्यों नहीं बेटा, क्योंकि मॉलिक्यूलिटी डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन क्या है 0 बोल सकते हैं और नेगेटिव बोल सकते हैं। क्लियर। नोट करो पहला रूल लिखना कि एलिमेंट्री रिएक्शन is not applicable for 0 order रिएक्शन। ठीक बेटा, ये यानी कि 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो एलिमेंट्री रिएक्शन है वो वैलिड नहीं है, यानी एप्लीकेबल नहीं है, सक्षम नहीं है। क्यों, जब रिएक्टेंट ही 0 कर दोगे, कंसंट्रेशन ही 0 कर दोगे, तो बताइए बेटा प्रोडक्ट बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्लियर। पहला पॉइंट तो क्या बेटा हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक यानी कि नॉट किसके लिए बेटा, ये 0 के लिए। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखना बेटा इसके लिए, लिखना कि एलिमेंट्री रिएक्शन
एलिमेंट्री रिएक्शन इज not applicable for फ्रैक्शन ऑर्डर। क्लियर? यानी जो फ्रैक्शन ऑर्डर होता है उसके लिए वैलिड नहीं है, जैसे 1/2 है, 3/4 है, या कोई भी वैल्यू है यानी कि फ्रैक्शन में उसके लिए वैलिड नहीं है। क्लियर है ये? तो ये दो रूल है एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ये? हाँ, इस पार्ट को अच्छे से लिखिए यहाँ पर, ये नॉट एप्लीकेबल किसके लिए बेटा? ये फ्रैक्शनल ऑर्डर के लिए। क्लियर? तो एक एक पॉइंट बेटा आपको से चाहिए होनी है, पता होना चाहिए। क्लियर है ये? हाँ, और यहाँ लिख लो बेटा क्यों वैलिड नहीं है, इस पार्ट को भी लिख लो बेटा क्यों नहीं है, लिखना रीजन, लिखना बेटा ये लिखना रीजन क्या है, ये लिखना ड्यू टू molecularity do not exist in zero negative फ्रैक्शनल वैल्यू। ये आपको पार्ट यहाँ से नोट हो गया, इसका कॉन्सेप्ट इसका ये वाला। क्लियर? हाँ, तो क्यों एलिमेंट्री जो रिएक्शन है वैलिड कौन ही बेटा? ये फ्रैक्शनल ऑर्डर के लिए, क्योंकि बेटा मोलकुलरिटी डू नॉट एग्जिस्ट इन जीरो नेगेटिव और फ्रैक्शनल वैल्यू, ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इसलिए जो सिंपल रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा पॉइंट कि एलिमेंट्री रिएक्शन जीरो ऑर्डर के लिए वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा आपको पता होगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ जो रेट क्या होता है बेटा? रेट होता है कंसंट्रेशन, और यहाँ ऑर्डर, और यहाँ पर ये अगर देखिए बेटा जो एन अगर हम जीरो कर देंगे, जब जीरो कर देंगे तो बेटा कंसंट्रेशन क्या होगी? जीरो होगी, तो रेट और रेट कांस्टेंट क्या होगा? बराबर होगा। तो इसलिए बेटा ये रिएक्शन भी क्या एप्लीकेबल नहीं है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इसके लिए बेटा मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये अगर एन जीरो होगा तब वैलिड नहीं होगा, अगर फिर इसके लिए मोलकुलरिटी लिख दिया मैंने, ये फ्रैक्शन ऑर्डर में होगा तब वैलिड नहीं होगा। ठीक, तो दो पॉइंट है, बहुत अच्छे पॉइंट आपके लिए, ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। ठीक, आइए और देखिए यहाँ पर ये इस पॉइंट के मुताबिक इतना बड़ा नोट होगा ना ये। हाँ, सारे पॉइंट नोट करते जाइएगा, सारे पॉइंट। ठीक बेटा ये? हाँ, अब देखिए यहाँ पर बेटा, अब एलिमेंट्री की बेस पे इतने क्वेश्चंस हैं बेटा, यहाँ से ये हमने कर ली कवर कि एलिमेंट्री बेस पे हम उनको कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं एक स्टेप आगे, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। नॉन एलिमेंट्री मतलब वो रिएक्शन बेटा कि जो कंप्लीट होते हैं मोर देन वन स्टेप, यानी 2 स्टेप हो सकते हैं, 3 स्टेप हो सकते हैं, यानी 4 स्टेप भी हो सकते हैं। क्लियर ना ये? हाँ, तो उनको देखेंगे, डालेंगे किसमें? नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन की कैटेगरी में। क्लियर? तो अगला हमारा रूल क्या बेटा लिखना, ये अगला दूसरा नंबर का रूल बेटा ये है कि नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। अब बेटा ये नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है, और एग्जाम में अब इनके भी बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम से आपको एग्जामिनर आने आपको लिख सकता है, तो नाम पता होंगे तभी पहचान लोगे, अच्छा ये किस टाइप के रिएक्शन है, अच्छा ये इस टाइप के रिएक्शन है। क्लियर? तो लिखिए बेटा यहाँ पर ये, तो पहला तो नाम बेटा इसका क्या है? नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। दूसरा नाम इसी का बेटा बोलते हैं हम लोग, मैं यहाँ लिख रहा हूं पर, यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि ये रिएक्शन यार सिंपल स्टेप में होने वाली नहीं है अपन से, मतलब ये रिएक्शन 2, 3, 4 स्टेप में होने वाली होगी। क्लियर? पहला पॉइंट ये है, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। और इस तरह और भी नाम बेटा इसके यहाँ पर हैं, बहुत सारे नाम है, और यहाँ यही लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर बेटा यहाँ लिखते हैं, यानी कि मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। ठीक, इतना बड़ा दिख रहा है तुम्हें ना? ठीक इसको, ठीक, हाँ अब ठीक है। तो इनके बहुत सारे नाम है कि नॉन एलिमेंट्री क्या है,
या इसको बोल सकते हैं मल्टीपल स्टेप, यानी जो एक से ज्यादा स्टेप में होने वाली रिएक्शन हो, या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन सिंपल रिएक्शन नहीं है। तो इतने इनके बेटा ये नाम है। अब इसकी वजह से हम लोग जानेंगे बहुत सारे रूल हैं, पर ये कुछ आए देखिए एक एक करके हम लोग वन बाय करके पढ़ते हैं रूल। और रूल बहुत ही साधारण बेटा ये पहला है यहां पर ये लिखना कि इट रिक्वायर्ड मिनिमम 2 स्टेप, कम से कम इस रिएक्शन को होने के लिए 2 स्टेप तो होना चाहिए। हो सकता है 2 से ज्यादा भी हो, लेकिन कम से कम कितने चाहिए, 2 स्टेप तो बहुत ही जरूरत है इसके लिए, ताकि हम इसको इस लिस्ट में आने की डाल सकें। किसके, कॉम्प्लेक्स या नॉन एलिमेंट्री या कह सकते हैं मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। तो यहाँ ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, मिनिमम 2 स्टेप तो कंपलसरी यहाँ पर। और लिखिए बेटा दूसरा लिख लेना अपना स्टेप का इसका ये लिखना it had certain mechanism, यानी यहाँ कुछ ना कुछ क्या होगी, मैकेनिज्म होगी रिएक्शन की, जिसमें कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट हमें अपीयर होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, तो वो इन्हीं हमें रिएक्शन मिलेगा। क्या, इट हैड सर्टेन मैकेनिज्म। क्लियर, मैकेनिज्म। फिर लिखना थर्ड पार्ट लिखना यहां पर लिखना इट हैव रिएक्शन इंटरमीडिएट, इट हैव रिएक्शन इंटरमीडिएट। अगर बेटा आपको ये रूल नहीं होंगे पता ना, तो फिर क्वेश्चंस को आप आने रटना शुरू कर दोगे रटना। अगर ये रूल पता है आपको ना, तो फिर आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से। ये जब रूल पता होंगे आपको, ये रूल हेल्प करेंगे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन है, सिंपल कौन सी रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी है, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी है, ये हेल्प करेंगे पहचानने में आपको रिएक्शन के। क्लियर, हाँ, इट हैव रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्लियर, हाँ, इस तरह से आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ठीक है ना ये। हाँ, अब इसके बेस पे आपको मैं एक देता हूं बेटा एग्जांपल इसके बेस पे। क्लियर, हाँ, इतना नोट करो यहां से ये एक बन बाय करके। तो अब आइए मैं आपको देता हूं बेटा एक क्वेश्चन यहां से, क्वेश्चंस भी आपको बेटा एनसीईआरटी का मैं आपको, ठीक बेटा देखिए आगे क्वेश्चंस क्या है। देखिए क्वेश्चंस क्या बेटा लिखना बेटा क्वेश्चंस लिखना है ये, यही आपको मैं आपके एग्जाम का ही क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं बेटा, ठीक। जैसे लिखना है पर ये 2a प्लस 3b, और यहां से बना बेटा ये यानी कि a2 b3 गिवन रिएक्शन। ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन बेटा ये, यानी गिवन रिएक्शंस। जैसे यहां दिया बेटा ये पहला दे दिया गया यहां पर ये, यानी कि a प्लस b, और यहां से दे दिया बेटा उन्होंने a और b, और इसको बेटा बोल दिया स्टेप फर्स्ट बोल दिया इसको ये, और यहां लिख दिया स्लो स्टेप रिएक्शन, ठीक। हाँ, सेकंड दिया बेटा यहां पर दिया है सेकंड, यानी कि a b प्लस b, यहां लिख सकते हैं a2 b, और यहां बोल दिया बेटा इसको यानी कि स्टेप 2, और वे है बेटा फास्ट स्टेप रिएक्शन। और थर्ड दिया बेटा यहां पर a2b प्लस a प्लस b, और यहां दिया बेटा ये a2b3 a2b3
पर ये, और यहां से इसको लिख दिया बेटा ये स्टेप, थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप ऑफ ये बेटा फास्ट स्टेप रिएक्शन। ठीक, यहां से ये आपको चीज यहाँ पर A2 B3, यहां से ये दे दिया गया। अब ये क्वेश्चंस बेटा आपको यहां से दिया है, और ये एग्जाम बच्चा इतना लंबा चौड़ा सवाल देखेगा वो डर जाएगा। पहली बात तो बच्चा छोड़ देगा कि पता नहीं क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि फास्ट स्टेप फास्ट स्लो स्टेप देर का सवाल। अब ये सवाल आप देखिए बेटा 2A प्लस 3B, इनसे क्या बनना है रिएक्टेंट से A2 B3 बनना है कोई प्रोडक्ट। ठीक, तो अब बेटा पहले हम देखेंगे कि इसका जो हमारे पास जो स्लो स्टेप है फास्ट स्टेप है, आखिर इनका देने का पर्पज क्या है। क्लियर, तो इनको भी बेटा पढ़ने के लिए क्वेश्चन करने के लिए भी यहाँ भी बेटा रूल लगेगा आपको। ऐसा नहीं है कि गए तुरंत देखा सवाल सॉल्व करने डट गए। अगर ऑलरेडी आपको रूल पता है तो अच्छी बात बेटा, लेकिन रूल लिखना बेटा बहुत जरूरी है कि कैसे इनको हम स्टेप बाय सॉल्व करेंगे। क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चन क्या कहता है बेटा ये कि आप देखिए बेटा कोई भी हम आपको मैंने बताया होगा कि प्रीवियस चैप्टर में बताया होगा मैंने जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था मैंने, प्लस आपको मैंने बताया होगा कि कोई भी रिएक्शन होती है वहां पर हम जो कोई भी हम लगाते हैं रेट लॉ लगाते हैं या कोई भी एक्चुअली, तो पहले हम देखते हैं कि वो रिएक्शन को कौन डिटरमाइन कर रहा है, रिएक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है, जिसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब बताइए बेटा कोई भी रिएक्शन है स्लो होगी या फास्ट होगी, तो वहां रेट हम आसानी से पता कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं जो रिएक्शन स्लो होगी। अब जो रिएक्शन बेटा पलक झपकते ही रिएक्शन हो जाए मतलब फास्ट रिएक्शन हो, तो वहां हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, मतलब अच्छे से अपन उसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो जो भी जो रेट लॉ होता है वो किस पे अप्लाई होता है? वो होता है स्लो स्टेप की रिएक्शन पे, क्योंकि वहां हम स्टडी आसानी से कर सकते हैं, उसकी क्या रेट का स्लो रेट है। क्लियर, तो इसलिए बेटा जो ये वाला जो स्टेप है ना ये स्टेप बेटा है जिसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिए यहां पर, ये इसको यह लिख लीजिए यहां पर, यह लिखना पर चौथा पॉइंट है पर, तो लिख लीजिए इस पार्ट में है बेटा ये यानी कि फोर्थ पॉइंट। लेकिन आप द रेट डिटरमाइनिंग only by slow step reaction। हालांकि ये नया रूल नहीं बेटा, ये सब पता होगा आपको, क्लास 9 10 से 11 से पढ़ते आते होंगे ये, कि कोई भी रेट डिटरमाइन करते हैं हम उससे करते हैं जिसका क्या हो रेट स्लो हो, अच्छे से उसको हम ऑब्जर्व कर लेंगे। जो फास्ट रिएक्शन है उनको हम अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका रेट बहुत फास्ट है। क्लियर है ये? तो ये रूल आपको पता होना चाहिए आपको ऑलरेडी, ऐसा नहीं है ऑलरेडी हर बच्चे पता भी होगा। ठीक, तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, देखना सॉल्व क्या है। आप पहले अच्छे से इसको सीख लीजिए रूल क्या है इसका ये। ठीक, तो पहले सॉल्व करने क्या, तो इतना पता है कि यार यहाँ ये वाला जो है ये रिएक्शन है ये हमारा क्या बेटा ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कौन सा है बेटा ये है रेट यानी डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है RDS। क्लियर बेटा ये यानी रेट और डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो अब जो रेट लॉ हम लगाएंगे वो हम इस पर लगाएंगे, ना कि इस पे लगाएंगे। क्लियर, और इसको तो बेटा तो देखना नहीं है क्योंकि ये रिएक्शन दी गई है, तो इसके बिहाफ पे हमें तीन हमें दिए हैं, इसके इंटरमीडिएट हैं ये तीनों इंटरमीडिएट है, यानी इसके द्वारा जब ये बना होगा ना तो ये जब बनेगा कि जब ये रिएक्शन इन तीन स्टेप से होके गुजर के जाएगी तब बनेगा ये। इसका मतलब ये होता है क्योंकि ये क्या है ये इसके रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो कि ऐसे यहाँ पर लिख दिए जाते हैं। क्लियर नहीं है? हाँ, तो आप बेटा देखना जो रेट लॉ होता है, रेट लॉ क्या होगा कि रेट लॉ कहां से लगाएंगे बेटा ये रेट लॉ देखना यहाँ पर, तो रेट लॉ किस पे लगाएंगे? इस पे लगाएंगे हम लोग रेट लॉ। तो कैसे यहाँ पर देखना, यहां देखिएगा यानी कि एक ही कंसंट्रेशन
और बी की कंसंट्रेशन, और यहां मैंने मान लिया बेटा के। हो सकता है के क्या हुआ, कोई कांस्टेंट है, ठीक नहीं है, यानी रेट कांस्टेंट। तो अब यहां से क्या आ गया मेरा, ये रेट आ गया, लॉ आ गया। अब देखते हैं इस रेट लॉ से जो गिवन रिएक्शन में है क्या डिफरेंस है या अलग है, अब हम ये देखेंगे। तो अब देखिए बेटा यहां पर क्या है, यहां पर भी क्या कंसंट्रेशन ए की है, यहां भी क्या कंसंट्रेशन बी की है। तो मतलब जो रेट लॉ मेरा है वो रेट लॉ किसके इक्वल है, वो है गिवन रिएक्शन की कंसंट्रेशन के बराबर है। अब यहां बच्चे कहते होंगे सर यहां तो ए के यहां पर 2 मोल है, बी के 3 मोल है। तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर से बताता आ रहा हूं बेटा ये कि जो ये वैल्यू दी होती है, यहां लिखना बेटा इसको, ये चीज है यहां देखिएगा, ये जो वैल्यू बेटा इनको हम लोग नहीं देखते हैं, जब तक नहीं देखते हैं कि जब तक अगर हमसे वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं बोलेगा या सिंपल रिएक्शन ना बोले। क्लियर? तो इसलिए हम इनको नहीं देखेंगे, केवल हम कंसंट्रेशन को देखते हैं रिएक्टेंट की। क्लियर? तो इसलिए बेटा इस रिएक्शन का जो रेट लॉ कितना हो गया, यानी ये हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। मैंने कहा ना आपको पैन नहीं चलेगा, अगर आपको रूल पता है, रूल नहीं पता है तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, कैसे सॉल्व होगा कैसे सॉल्व नहीं होगा। क्लियर? ये क्वेश्चंस पूरे नॉन एलिमेंट्री के बेस पे हैं। क्लियर? तो बताइए अगर बेटा यहाँ पर एग्जामिनर दिया होता है यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन, तो एलिमेंट्री रिएक्शन अगर देता तो बेटा उसके साथ ये नहीं होता लिखा हुआ, 3 स्टेप नहीं होते, क्योंकि वो सिंगल स्टेप में होती है। तो तुरंत छापो बेटा इसका, यानी ए की ए का ऑर्डर कितना 2, बी का ऑर्डर 3, आंसर आता। लेकिन अब ये इंटरमीडिएट दिए हैं, इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो जो हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसके द्वारा पता करते हैं कि ये जो रेट लॉ है गिवन रिएक्शन के इक्वल है या नहीं है। अगर यहां देखिए बेटा, अगर यहां A2 होता, A2 होता यहां पर, तब ये रेट लॉ मेरा गलत होता, या यहां पर होता 3AB, 3AB होता यहां पर, तभी मेरा गलत होता, क्योंकि A यहां पर है B यहां पर है, तो डिट्टो क्या ये मैच हो रहा है, इसलिए क्या रेट लॉ मेरा क्या करेक्ट है। क्लियर? और इनको नहीं देखते हैं कोफिशिएंट को, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्लियर? हाँ, नोट कीजिए इसको ये। तो यहां तो ओवरऑल मेरे पास जो ऑर्डर आ गया बेटा, ये लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। तो बेटा ए का जो ऑर्डर आएगा ना, अब बेटा देखिएगा ए का ऑर्डर 2 नहीं होगा, इनको नहीं देखते हैं, किसको देखेंगे, अब हम इसको देखेंगे, इसके मुताबिक जो हमारे पास स्लो स्टेप का ये देखा है। क्लियर? हाँ, तो कितना आ गया 1, इसका ये आ गया जो मैंने यहां लिखा, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मान सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार यहां लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू किसकी बेटा, ये बी के, तो यहां कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो इसको क्या मान लिया मैंने, n मान लिया, यानी n a का ऑर्डर प्लस n b का ऑर्डर, 1 प्लस 1 कितना हो गया n, यानी 2 हो गया। तो क्या हो गया, यानी ये जो गिवन रिएक्शन है इसका जो ओवरऑल ऑर्डर है वो कितना है 2, इसका ऑर्डर है। तो पेपर में ये भी पूछ सकता है आपके सामने और आपके सामने ये भी पूछ लेगा। क्लियर नहीं है? तो यहां से ये क्या हुआ, आपका पहला क्वेश्चन आपका क्या हुआ, यहां से ये कंप्लीट हुआ। इस टाइप का सवाल देखने में बड़ा डरावना सवाल है, लेकिन रूल पता होगा तो बिल्कुल पैन नहीं चलेगा, ऐसे आंसर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना ये? हाँ, ठीक। हाँ, अगर पेपर में बेटा इसी सवाल में अगर आपको जो रेट लॉ है इसकी जगह अगर ये आ गया R K A2 और B3 ये आ गया, पेपर में एक ऑप्शन आपको ये भी देगा बना के, ताकि कुछ बच्चे वो इसको देख के यहाँ पर जो है लगा दें रेट लॉ ये। क्लियर? तो ये देख बता रहा हूं बेटा, ये गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि गिवन रिएक्शन देके कभी हम रेट लॉ नहीं लिखते हैं, हमेशा जो स्लो स्टेप है उसको देखते हैं। क्लियर? तो इसलिए क्या ये गलत है यहाँ पर। ठीक, इसको मेंशन कर लेना, तो आंसर क्या हमारा, आंसर ये आंसर है, ये गलत है। ठीक, कभी भी हम गिवन रिएक्शन के H2 मैट्रिक्स के बेस पे हम सॉल्व नहीं करेंगे उसको, जब तक वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं बोलेगा। ठीक, नोट करो इसको ये। फिर इसकी वजह से हम एक सवाल और करते हैं, बिल्कुल
नॉर्मल टाइप का सवाल बेटा ये, क्लियर। आइए देखिएगा इसको, यहां देखिएगा इसको, ये एक सवाल बेटा ये है, लेकिन आइए 2a प्लस, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा ताकि चीजें आपको क्लियर कट हो जाए बेटा, ठीक। हाँ, और a2b3, ये क्या बेटा, ये गिवन रिएक्शन है, ठीक, गिवन रिएक्शन है। ऐसे यहां अब दिए इन्होंने बेटा कुछ स्टेप दिए। पहला स्टेप इन्होंने दिया बेटा हमको, ये दिया है यानी कि a प्लस b, और यहां से बेटा बनना है यानी कि k1 है, और यहां से बेटा दिया है ये, वो दिया है k2 दिया है, और ये है बेटा ये a b, और इसको लिख दिया मैंने यहां पर फर्स्ट स्टेप, ठीक। इसी प्रकार स्टेप सेकंड है स्टेप 2, यहां इसको लिखा मैंने ए बी प्लस, और यहां लिख दिया बेटा मैंने यानी कि K3, और यहां लिखा मैंने AB2, और इसको लिख दिया स्लो स्टेप, ठीक। ऐसे ही स्टेप लिखा मैंने यहां पर, थर्ड स्टेप लिखा, थर्ड स्टेप है बेटा यहां पर ये AB2 प्लस A प्लस B, और यहाँ A2 B3, और इसको लिख दिया यहाँ पर फर्स्ट स्टेप, क्लियर, फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर, क्लियर। अब यहाँ इन्होंने बेटा आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला जो ऑप्शन दिया बेटा, वो ऑप्शन दिया है इन्होंने R इक्वल टू, यहाँ पर A की कंसंट्रेशन B की कंसंट्रेशन 2, और B ऑप्शन दिया है इन्होंने R A की कंसंट्रेशन 2, B की कंसंट्रेशन ये है, और C ऑप्शन दिया है R इक्वल टू ये है, और जो D ऑप्शन दिया बेटा इन्होंने, D ऑप्शन दिया है इन्होंने R इक्वल टू, D ऑप्शन क्या दिया था इन्होंने ये, हाँ, यानी A2 B3, ठीक। इसको देख के बेटा सॉल्व कीजिए, बहुत ही क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट पे आधार पे है ये सवाल, ये दिया है क्वेश्चन, बच्चा देख के डर जाएगा कि लंबा सवाल है। जितने अक्सर देखो बेटा अपने फिजिक्स में या केमिस्ट्री में सवाल, अक्सर जो लेंथी सवाल होते हैं ना, वो सवाल बहुत ही इजी सवाल होते हैं, क्लियर। तो क्यों, क्योंकि उनमें ज्यादा दिया नहीं होता, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे समझते हैं यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ऊपर से नीचे तक आए, तो ऊपर क्या पड़ा है ये भूल गए बच्चे, क्लियर ना ये। तो ऐसा नहीं बेटा, ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस सवाल मैंने आपको करवाया था रूल के बेस पे। अगर रूल नहीं पता होता अपन को बेटा, तो उसको हम लोग वहां पर टच भी नहीं कर पाते, क्लियर। तो यही देखिए बेटा क्या है सवाल, देखना पहली बात तो बेटा है आपको पहचानना आना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन सेट है ये कि एलिमेंट्री रिएक्शन का है या नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन का, मतलब सिंगल स्टेप है या मल्टीपल स्टेप है। तो आप कहोगे सर इतना भारी भरकम बेटा दिख रहा है ये, मतलब ये क्या है, ये एक नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्लियर। मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये सब क्या बेटा, ये यहां से लेके यहां तक बेटा क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इसका मतलब है कि 2a + 3b से जब ये बनेगा तो उसके बीच अपने रिएक्शन इंटरमीडिएट बने होंगे, क्लियर। पहला पॉइंट तो ये। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे,
और मैंने बताया था बेटा कोई भी जो रेट लॉ होता है वो रेट लॉ हमेशा उस पे अप्लाई करते हैं जो स्लो स्टॉप रिएक्शन होती है। अगर आप खुद देखिए बेटा, कोई अगर फास्ट जा रहा है तो अच्छे से वहां ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, अगर कोई चीज स्लो स्लो जा रही है तो अच्छे से आप निगरानी कर लोगे, अच्छा इसकी एक्टिविटी ऐसी रही होगी। मतलब क्या है, जो स्लो स्टेप रिएक्शन है वहां लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्योंकि तुम क्या हो, तुम हो यहां पर बेटा, देख लो यहां पर कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो, तुम पता करोगी हमें कि तुम्हें इसमें से कि कौन इस रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है, उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो कौन सा स्टेप है, यानी कि स्टेप नंबर 2 है मेरा बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस स्टेप पे बेटा हम लगाएंगे रेट लॉ अपना। क्लियर, देखिए इसको बेटा नोट कर लो, 4 ऑप्शन यहाँ पर, ये ऑप्शन 4 यहाँ पर है, ठीक देखिएगा। तो सबसे पहले रेट लॉ बेटा हमारा क्या होगा, यहाँ देखिएगा रेट लॉ हम निकालेंगे आर, यही करते हैं सॉल्व, आर इक्वल टू बेटा इस रिएक्शन के लिए जो हमें दिया है कांस्टेंट दिया है बेटा, वो कांस्टेंट कितना है बेटा, यानी कि K3 कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक। हाँ, तो आप देखिए बेटा यहाँ पर K3 कांस्टेंट आ गया। अब देखिए इसकी कंसंट्रेशन AB और यहाँ कंसंट्रेशन B, तो मैंने यहाँ लिख दिया यानी कि AB की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन E है। इतना क्लियर बेटा, ये यानी इसकी कंसंट्रेशन ये है, B की कंसंट्रेशन E है। अब मैं ये चेक करूंगा कि ये जो गिवन रिएक्शन है, गिवन रिएक्शन के या इक्वल है या गिवन रिएक्शन के अलग है। अगर मेरे पास ये जो रेट लॉ है गिवन रिएक्शन के इक्वल आता है तब तो मेरा रेट लॉ मतलब गिवन आंसर ठीक है। अगर गिवन रिएक्शन इससे मैच नहीं होती है, मतलब फिर हम यहाँ से जो अलग होगा यानी सब्सटेंस उसको हम हटाएंगे, फिर उसको लगाएंगे फास्ट स्टेप लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर, देखिए देखते हैं इसको, ये गिवन रिएक्शन में क्या है बेटा। बेटा देखिएगा गिवन रिएक्शन में देखना बेटा B भी है और A है, लेकिन यहाँ देखिए बेटा B तो पूरा पूरा मैच कर रहा है गिवन रिएक्शन से, लेकिन जो AB है AB ये मैच नहीं कर रहा है, मतलब AB क्या है, अननोन सब्सटेंस है। अब अननोन सब्सटेंस है तो इसको हम हटाएंगे। अब कैसे हटाएंगे, विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कभी भी हम बेटा रेट डिटरमाइनिंग पे नहीं लगाते, ऑलवेज टू अप्लाई द फास्ट स्टेप रिएक्शन, जो बोलता हूं इसको नोट बेटा लिख लीजिए आप। क्लियर नहीं है, तो अब देखिए बेटा यहाँ पर, तो अब ये बेटा क्या यहाँ पर लिखिएगा, ये क्या यहाँ पर, ये है बेटा एक अननोन, ये है एक अननोन है, और इस अननोन को बेटा रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करना पड़ेगा तो रिमूव करने के लिए हम अप्लाई लाएंगे यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसको अप्लाई कहां करेंगे, इस पे और इस पे अप्लाई करेंगे। कभी भी उसको इस स्टेप पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये रूल है, आपको पता होना चाहिए सारा रूल, ठीक बेटा। ये तो आप देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, लिखना अननोन है तो लिखना, मैं यहाँ बेटा रूल लिख रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर रूल क्या है, लिखना लिखना the removal of the removing of unknown substance, the removing of unknown substance with the help of इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां लिख दो बेटा ये with the help of equilibrium constants on fast step रिएक्शन। यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको कहां लगाएंगे, फास्ट स्टेप पे लगाएंगे, ताकि हम इसको यहां से रिमूव कर सकें। क्लियर नहीं है, तो अब देखिए बेटा यहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए बेटा यहाँ पर पूरा मैच यहाँ करता हूं बेटा, देखना क्या, सुनिएगा यहाँ पर, अब दिख रहा है बेटा, क्लियर देखिए। अगर देखिए मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहां लगा सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम यहाँ लगा सकते हैं, सॉरी यहाँ लगा सकते हैं, थोड़ा ऊपर पहुंच जाइए, इसको यहाँ लगा सकते हैं
और यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये स्लो स्टेप रिएक्शन है। अब इसमें से भी और इसमें से भी हम सिलेक्ट करेंगे कि उस पर लगाएंगे कि जहां इसको रिमूव करना आसान हो। देखिए बेटा, अगर इस पे लगाया तो ए सेम, बी सेम, क्लियर नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहां लगा दिया तो यहां लगा दिया मैंने, अगर मैंने इस पे लगा दिया तो इसके अलावा मुझे ये मेरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सेकंड अननोन मुझे और मिल जाएगा। मुझे एक तो अननोन ऑलरेडी मेरे पास है, क्या यहाँ ए बी है क्या, नहीं है ना, तो हम इसको रिमूव कर रहे हैं। तो रिमूव करने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज कर रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप पे। तो अब यहाँ पर भी चॉइस करेंगे कि वहां लगाएंगे जहां पर आप कोई सेकंड अननोन ना हो। ठीक, तो यहाँ तो बेटा कोई अननोन नहीं है क्योंकि यहाँ ये सब पूरा मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये अननोन है। तो अब यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, क्यों, यहाँ लगा देंगे तो अगर हम फिर से हम पड़ जाएंगे मुसीबत में, क्यों, फिर हमें थर्ड का मिल जाएगा, एक नया अननोन फिर मिल जाएगा। ये क्लियर, तो इसलिए कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ नहीं लगाएंगे, अब यहाँ लगाएंगे। ठीक, ये कॉन्सेप्ट इसका। तो आप देखिए वहां पर क्या बेटा, यहाँ मैं ये लगा रहा हूं इसको, यानी कि इस वाले स्टेप पे ए बी अपॉन ये है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या लगेगा बेटा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ लगेगा। ठीक, ये क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और यहाँ होता है बेटा ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या बेटा यहाँ पर, ये यानी कि ए बी, रिएक्टेंट क्या बेटा यहाँ पर, ये ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। देख लेते हैं एक बार, यही है दूसरा कोई। ठीक, कहां पर बेटा, देखना ये यहाँ पर देखिए, यानी कि यहाँ लगाओ बेटा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ए बी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए इंटू बी कंसंट्रेशन। अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा है, ये वैल्यू ऑलरेडी किसके बराबर है, K1। इसको बेटा बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको बोलेंगे हम लोग यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन है। क्लियर, तो इसको हम बोल सकते हैं बेटा ये, तो इसकी जगह मैं ये भी लगा सकता हूं बेटा, ये यहां लिखना ये कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 अपॉन K2, और यहां लगा सकते हैं क्या यहाँ पर, यानी ए बी की कंसंट्रेशन और यहाँ बेटा ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। तो यहाँ ये लग गया। अब मुझे अप्लाई क्या करना है बेटा, करना, अब मुझे इसकी जगह मुझे रखना है ये वैल्यू यहाँ पर। तो अब इसकी जगह मैं ये रखूंगा यहाँ पर, तो इसको कैसे रखूंगा, यहाँ देखिएगा, अगर मैं ए बी की कंसंट्रेशन लिखूंगा ऐसे, तो क्या बोलोगे आप, तो आप बोलोगे पहले हम ये लिख दें डायरेक्ट, वरना भी लेंथी हो जाएगा। ठीक, इसको लिखोगे यहाँ बेटा ये, तो आएगा इक्विलिब्रियम ए की कंसंट्रेशन और यहाँ बेटा क्या आएगा, ये यानी कि बी की कंसंट्रेशन, ये वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर, थोड़ा ये नीचे हो गया, जरा ये इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए इसको। ठीक, जैसे यहाँ लिखना ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। जब बेटा इसको लिखोगे ना, इसको लिखोगे तो ये वैल्यू क्या है, इसके मल्टीप्लाई में आएगी ये वैल्यू, तो ये वैल्यू मैंने इसके मल्टीप्लाई में कर दी। तो अब देखिए बेटा जो ये वैल्यू है, ये क्या है, एक अननोन वैल्यू है, ये क्या है, एक अननोन वैल्यू है। तो अब इस अननोन वैल्यू का करते हैं, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वहां इसकी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, जब यहाँ पुट करेंगे इसकी वैल्यू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसकी जगह नहीं, यहाँ पर ये R इक्वल टू K3 और यहाँ ए बी की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन ये है। इसको मैंने, इस पार्ट को मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक, इस पार्ट, अब इसकी जगह ये लिखोगे आप, तो R इक्वल टू K3। अब बेटा जो ए बी है, ए बी की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो लिखोगे आप यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन। अब बेटा बी है, बी यहाँ लिख दो। क्लियर नहीं है, हाँ, इसकी जगह हम ये भी बच्चों लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी हम बाद में पुट करेंगे। ठीक, तो
अब देखिए बेटा यहाँ पर वैल्यू यहां से क्या मिल गया, R इक्वल टू K3 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब एक ही कंसंट्रेशन, अब बेटा ये और ये पावर कितनी होती है, इनकी ऐड होती है, तो पावर कितनी होगी यहाँ पर, ये पावर हो गई यानी स्क्वायर में कितनी हो गई, पावर 2 हो गई। क्लियर। तो अब यहाँ देखिए बेटा, तो निकाल सकते हैं R इक्वल टू K3। अब इसकी जो वैल्यू बेटा है, ये वैल्यू सॉरी इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप ये वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो कितना आ गई ये K1 अपॉन K2। अब ये वैल्यू ये आ गई, A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन का ये, तो ये क्या आ गया आपका बेटा आंसर आ गया, इस फॉर्म का आंसर आ गया। क्लियर नहीं, सॉरी 3 नहीं है 2 आएगा बेटा, ये कितना आ गया, ये 2 आएगा, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 यहाँ पर आएगा। ठीक, तो इसके मुताबिक बेटा मेरे पास जो आंसर दिया गया, कौन सा आंसर यहाँ पर बेटा, ये पहला ही बेटा यहाँ पर कौन सा है मेरे पास, पहला ही क्या आंसर है यहाँ पर। क्लियर। तो इसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू नहीं दी थी, केवल इस फॉर्म में दिया था, ये वाला आंसर है। बहुत से बच्चे इसको लगाते बेटा, ये गलत है। मैंने कहा था कभी भी हम बेटा गिवन रिएक्शन को देख के नहीं बताते हैं। ये देखना, ये देना, ये पूरा छाप दिया गया है और पूरा चौथे ऑप्शन में लगा दिया गया है, तो इसको कभी नहीं देखेंगे, गिवन रिएक्शन के बेस पे हम नहीं करेंगे जब तक हम उनके रेट लॉ को हम पे यूज नहीं करेंगे। ठीक, आएगा इसके बेस पे। तो यहां से हमारा कौन सा आ गया आंसर हमारे पास, ये हमारे पास क्या गया था, इसका आ गया, ये हमारे पास का आंसर है। तो हम अगर ऑर्डर निकालना चाहें, ऑर्डर, तो ऑर्डर निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा, ए के। तो ए के रिस्पेक्ट कितना है बेटा, ये 1 मानेंगे, ए के रिस्पेक्ट में 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू यानी कि बी कितना मानेंगे, हाँ बी में 2 मानेंगे, और ओवरऑल ऑर्डर का मानेंगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि n इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। तो यहां देखिए बेटा कितना आ गई है, यानी इसका कितना है 1 है और बी का कितना है 2 है, तो कितना हो गया n, यानी कि थर्ड ऑर्डर मेरा ये आंसर आ गया। तो ऑर्डर कौन सा है, इस गिवन रिएक्शन के लिए थर्ड ऑर्डर रहेगा ओवरऑल, और रेट लॉ मेरा क्या है, ये मेरा रेट लॉ। क्लियर नहीं है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है इस एग्जाम में कि अगर मैं इसको यहां से बेटा देखना कि अगर मैं इसको मान लूं एक इफेक्टिव मान लूं, पर लिखना इसको मान ले अगर इफेक्टिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान ले k डैश, तो इसकी वैल्यू आपको दे सकता है पेपर में K3 K1 अपॉन K2। तो ये वैल्यू भी आपको पेपर में पूछ सकता है, भरोसा नहीं है एग्जाम में। ठीक, कहां से पूछ रहे क्वेश्चंस को, ठीक नहीं है। हाँ, तो यहां से ये वैल्यू हम लिख सकते हैं, इसको मैंने क्या मान लिया, एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k डैश मैंने मान लिया, इसकी वैल्यू हम ये लिख सकते हैं। तो अब यहां से आपका ये क्वेश्चंस बेटा है, ये क्वेश्चंस क्या हुआ आपका, पूरा क्वेश्चन आपका हुआ। क्लियर नहीं है। हाँ, नोट करो इसकी बेस पे ये, फिर हम लोग देखते हैं एक आध क्वेश्चंस और इसकी बेस पे। सेम इसी तरह के क्वेश्चंस बेटा आपके यहां पर एग्जाम में आएंगे आपके। क्लियर नहीं है। हाँ, जैसे देखना, अब आप तुम्हें अगर ग्राफ बताऊं, ग्राफ बेटा ये एलिमेंट्री के बेस पे अगर हम ग्राफ देखें बेटा, यहाँ पर ग्राफ क्या आएगा, यहाँ पर ये ठीक, अगर हम ग्राफ देखें बेटा यहाँ पर ये है बेटा यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए है बेटा ये, और जबकि ये है बेटा ये नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। ये एलिमेंट्री के लिए है बेटा ग्राफ, और ये ग्राफ कौन सा बेटा, ये यानी कि ये ग्राफ है नॉन एलिमेंट्री के लिए। क्लियर नहीं है। तो ये बेटा कहां पर है, ये है बेटा है इसको बोलते हैं यानी कि सिंगल स्टेप, और ये है बेटा ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है और ये कौन सी है, सिंगल रिएक्शन।
तो अब मैंने बताया था यहाँ कोई भी आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ आपको अभी मैंने कराया था सवाल दो दो तीन तीन आपको क्या मिले थे इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर आपको स्टेप एक से मोर स्टेप हो जाएगी, यहाँ केवल ऐसे जाएगी रिएक्शन खत्म हो जाएगी यहाँ पर। क्लियर? तो ऐसे आप यहाँ बना सकते हैं, बिल्कुल आसान सवाल उठाइए, कोई सवाल टफ यहाँ पर नहीं है। जैसे देखिएगा आपको ये बना सकते हैं, बिल्कुल आसान सवाल। जैसे देखना यहाँ से करके ऐसे बना दिए, इसको मैंने मान लिया रेक्टेंगल और इसको मैंने मान लिया यहाँ पर बेटा प्रोडक्ट, जबकि यहाँ रिएक्शन एक से बार नहीं, क्योंकि एक ऐसे करके यहाँ ऐसे करके जा सकती है। ठीक, यहाँ क्या बन गया रेक्टेंगल है, ये बन गया प्रोडक्ट। तो अब बेटा यहाँ देखिएगा इनको क्या बोलेंगे, यहाँ इनको बोलेंगे बेटा यहाँ पर ये यानी कि मैं लिख दे रहा हूं ऐसे करके, इनको बोलते हैं यानी कि रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्योंकि ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन है। क्लियर ना? ये रिएक्शन हमेशा सिंगल स्टेप में रिएक्शन होगी। तो ऐसे आप इसको भी बोल सकते हैं बेटा, ये यहां से इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और यहां लिख देना ये क्या रहेगा आपका, ये एनर्जी कोऑर्डिनेट रहेगा और यहां रहेगा रिएक्शन रेट। ठीक, हाँ, या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना? ये क्या रहेगा, एनर्जी का क्या है कोऑर्डिनेट, एनर्जी कोऑर्डिनेट और अदर या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन क्या है, या रिएक्शन रेट भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो आप यहाँ से एलिमेंट्री और नॉन एलिमेंट्री बेस पे ग्राफ बना सकते हैं। ठीक, आप ये भी नहीं केवल इसी बना सकते हैं, आप ऐसे बना सकते हैं इसका ग्राफ, यानी ऐसे करके यहाँ पर ये भी प्रोडक्ट और रेक्टेंगल। तो अब बताओ ये क्या मिल गया, ये मिल गया रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो इसलिए क्या है यार कि ये भी क्या एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमारे पास है, क्योंकि इसमें इस रिएक्शन एक से मल्टीपल स्टेप में जा रही है, जबकि इसके लिए केवल हमेशा आप ऐसे ही बनाओगे। आप क्लियर, ऐसे ही बनाओगे। ये एनर्जी है बेटा, यहाँ पर ये एनर्जी क्या मान सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक, एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे आप ग्राफ यहाँ बना सकते हैं आपकी चॉइस के ऊपर। ठीक है ना? तो इतनी चीजें यहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं, बस इतने हैं यहाँ से। ठीक है? तो अब यहाँ से आपका एलिमेंट्री और जो नॉन एलिमेंट्री का जो कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ से ये खत्म हो गया है। ये बिल्कुल नॉर्मल टाइप के सवाल थे यहाँ से, ये जो आप यहाँ से बिल्कुल कर सकते हैं इसकी बेस पर। ठीक है ना? हाँ, एक सवाल दे रहा हूँ पहचानने के लिए, जल्दी जल्दी बताइएगा। एक सवाल बेटा देखिएगा, एक सवाल बताइएगा जल्दी से। सवाल ये देखिए बेटा, एक सवाल बहुत ही आसान सवाल है ये। हाँ, कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्लियर आपके बेटा। देखिएगा जैसे लिखना बेटा, फॉर द रिएक्शन, और ये रिएक्शन आपको दिए बेटा ये 2NO2Cl, और यहां से बेटा आपको मिलना है यानी NO2 प्लस Cl2। ठीक, और इसको थोड़ा इधर खिसका बेटा, इसको ये, हाँ ये है बेटा ये यानी कि गिवन रिएक्शन है। ठीक, ये गिवन रिएक्शन है। इसकी बेटा मैकेनिज्म भी है, मैकेनिज्म भी है, यानी मैकेनिज्म फर्स्ट भी है यहाँ पर ये, यानी NO2Cl, यहां से बेटा ये K1 और यह NO2 प्लस क्लोरीन, और यहां बेटा बोल दिया गया ये स्लो स्टेप रिएक्शन। ठीक, स्लो स्टेप रिएक्शन बेटा। सेकंड बोल दिया गया है बेटा, ये सेकंड है NO2Cl क्लोरीन प्लस यहां K2, और यहां दिया है बेटा NO2 प्लस Cl2, और यहां बोल दिया इन्होंने फास्ट स्टेप।
ये दिए हैं बेटा हमारे। अब इसके बेस पे बेटा पूछेगा, जैसे आपको ये सवाल दिया बेटा, ये सवाल दिया है, ठीक, थोड़ा इतना दिख रहा नहीं, हाँ ये सवाल दिया है, हाँ देखिएगा बहुत आसान सवाल है। कह रहे हैं कि ये फार रिएक्शन है बेटा, ये यानी NaCl और 2NO2 प्लस क्लोरीन, ये गिवन रिएक्शन है। इसके बिहाफ पे मैकेनिज्म दी है, मैकेनिज्म तो समझ गया कि यार ये रिएक्शन एक स्टेप से ज्यादा होने वाली है, मतलब ये रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो अब यहाँ रूल क्या होगा बेटा, ये तो सबसे पहले बेटा यहाँ देखिए ये क्या है बेटा, ये स्लो स्टेप रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन बेटा है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रिएक्शन है, मतलब इसके द्वारा हम पता करेंगे कि रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग क्या है। तो ये पूरी जो ये एक स्टेप किया, ये इसको कंट्रोल कर रही है रिएक्शन की, यानी कि रेट को, क्लियर, ये फर्स्ट स्टेप है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो रेट लॉ लगाते हैं वो हम लगाते हैं कि स्लो स्टेप रिएक्शन पे लगाते हैं, क्लियर। तो देखिएगा, तो रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ यानी R इक्वल टू, बेटा इसका देखिए कितना है पर ये, यानी ये कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए K1 है, तो मैंने K1 यहां लिख दिया। अब इसके लिए कंसंट्रेशन कितनी बेटा, ये NO2 और Cl, तो इसके लिए बेटा जो रेट लॉ मेरा कितना आ गया, यानी कि ये मेरा आ गया रेट लॉ। अब हम ये देखते हैं कि जो रेट लॉ हमारा है तो गिवन रिएक्शन से ये कोई मैच कर रहा है या कोई यहाँ अननोन है क्या, देखते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ भी क्या बेटा, यहाँ पर ये यानी NO2Cl की कंसंट्रेशन, सर ये तो यहाँ तो डिफरेंट आया ना ये, तो मैंने कहा बेटा ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम लोग नहीं देखते हैं इन केस ऑफ नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन, क्लियर ना। ये अगर 2 हो 3 4 कोई भी XYZ कोई नंबर या डिजिट्स हो उनको मैटर नहीं करता, सिर्फ हम देखते हैं कि जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है वो यहाँ मैच हो रहा है या मैच नहीं हो रहा है, क्लियर। अगर इसकी जगह यहाँ कोई अननोन होता तो फिर हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अप्लाई करते, फिर इस पे अप्लाई करते, क्लियर। तो ये बिल्कुल फ्री के नंबर है, एग्जाम में सवाल आते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, ये रेट लॉ हमारा कितना होगा, 1 हो गया। अगर ऑर्डर पूछता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछे बेटा तो कितना में लगाओगे, कुछ नहीं है तो बेटा यहाँ पर 1 मान सकते हैं, तो n बराबर कितना हो गया 1, क्या हो गया इसका ऑर्डर, इसका हो गया, क्लियर। तो यहां से आप इस सवाल को यहां से आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपको, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट पहले आपको रूल लिखवाए थे, रूल पता होगा तभी कर पाओगे, वरना आप उनको रटते रह जाओगे, क्लियर नहीं है। तो यहीं से बच्चों इसको आप लोग बंद करते हैं, लेक्चर को काफी लेंथी हो जाएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नया लेक्चर बहुत इंटरेस्ट होने वाला है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे यानी कि ऑर्डर को चेंज करना सिखाएंगे कि कैसे रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे, एक रूल बताऊंगा यानी RCN डायरेक्ट, इसके बिहाफ पे लेंथी सवाल भी आपके इस जरा से स्पेस में सॉल्व हो जाएंगे सवाल, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट अपन सीखने वाले हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक स्टूडेंट अपना ख्याल रखिए, ओके बाय, मिलते हैं नए मॉड्यूल के साथ नए लेक्चर में, थैंक यू बाय, ओके।